IMF डील बहुत ही इंपॉर्टेंट डील पिछले दिनों में जो हुई है, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा फार रीचिंग इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है। इसको आज हम एक डिटेल्ड इस पे जो है इसका एनालिसिस करेंगे, इसको डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स को, इसके जो वेरियस फैसेट्स हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ फ्रांस में पिछले दिनों जो है वो खबरों में बहुत ज्यादा इन रहा है, फ्रांस के बारे में बहुत ज्यादा खबरें आती रही है, वहां पे अनरेस्ट होता रहा है, वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। इनको भी हम कवर करेंगे, इनके कॉजेस को देखेंगे, इनके पीछे क्या वजूहात थी उनको देखने की कोशिश करेंगे, और इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स जो है वो लाइकली हो सकते हैं, उनके ऊपर जो है एक तरह से डिस्कशन की जाएगी। उसके साथ साथ नेटो का बड़ा इंपॉर्टेंट समिट हुआ है पिछले दिनों में, उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या फैक्टर्स है जो उसमें डिस्कस किए गए, क्या ऐसे डिसीजन से जो लिए गए, उसकी क्या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उसकी रीजनल इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उन तमाम एंगल्स को, उन तमाम एरियाज को हम जो है वो दे विल बी अंडर डिस्कशन। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन हैं, उनमें भी पिछले दिनों में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। वो क्या डेवलपमेंट्स हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो क्या इंटेल करती हैं। तो इन तमाम चीजों को आज की इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सो वी फॉर्मली स्टार्ट द सेशन। IMF के साथ जो अग्रीमेंट किया गया है, उसके तहत जो है वो IMF विल प्रोवाइड $3 बिलियन इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स, क्योंकि 9 मंथ्स के लिए अग्रीमेंट किया गया है, तो अगले 9 महीने के अंदर जो है वो। उसके हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि इस 9 मंथ का जो अग्रीमेंट है, इसके तहत पाकिस्तान को अगले 9 मंथ्स के अंदर $3 बिलियन विल बी प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान टू सपोर्ट इट्स इकोनॉमी। और उसके अलावा जो है वो एक और इसकी इंपॉर्टेंस जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बिकॉज बहुत सारे ममालिक जो है वो IMF की तरफ देख रहे होते हैं, बिकॉज IMF की ग्लोबल स्टैंडिंग है, उसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं वेस्ट के, फॉर एग्जांपल USA, उनके बहुत ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे और ममालिक जो है वो भी IMF की तरफ देख रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री को IMF सपोर्ट कर रहा है, IMF लेंड कर रहा है, तो फिर वो अनलॉक करते हैं अपनी फाइनेंसिंग को, यानी कि वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस मुल्क की जिसकी IMF मदद कर रहा है। सो इस एग्रीमेंट के नतीजे में, क्योंकि IMF ने जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, इसके तहत अगले 9 महीनों में $3 बिलियन जो है पाकिस्तान को दिए जाएंगे इकोनॉमी की सपोर्ट के लिए। तो इसके बाद जो है वो और भी रास्ते खुलेंगे, और भी चैनल्स खुलेंगे, और भी बहुत सारे ममालिक जो है वो तैयार होंगे जो है वो मदद करने के लिए, और इस सामने आने के लिए, जो है वो मदद करने के लिए, और अनलॉक करने के लिए, और अपने जो है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार होंगे पाकिस्तान को, जिनमें सऊदी अरेबिया इसकी एग्जांपल है, UAE इसकी एग्जांपल है। तो इस तरह से और भी जो दोस्त ममालिक हैं वो सामने आएंगे और सपोर्ट के लिए पाकिस्तान की। तो इसके ये भी एक इसका फार रीचिंग एक कॉन्सिक्वेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस इस डील की यही है कि ना सिर्फ IMF सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की, बल्कि इस डील की वजह से, IMF की सपोर्ट की वजह से दीगर ममालिक जो है वो भी तैयार होंगे, और वो भी जो है वो सामने आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के हवाले से। क्योंकि ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें आप अगर IMF को स्टडी करें तो आप देखेंगे इसमें दीज आर कंडीशनैलिटीज अटैच। IMF की जब भी अग्रीमेंट करते हैं किसी भी मुल्क के साथ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशनैलिटीज अटैच होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कभी भी कंडीशंस के बगैर अग्रीमेंट नहीं होता IMF का। तो इसी तरह से इस अग्रीमेंट के तौर पे भी, और इस अग्रीमेंट की वजह बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट एज वेल, IMF की कुछ कंडीशंस थी जिनको अडॉप्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल, जो एनुअल बजट है 2023 और 2024 का, जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है, और जैसे कि आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था जब बजट के हवाले से डिस्कशन की गई थी, कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज होता है 30 जून को, और उसके बाद 1 जुलाई से जो है वो अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। जो 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम इस वक्त हैं, इसका जो बजट है वो जून के महीने में जब प्रेजेंट किया गया, तो उसके अंदर जो है वो $750 मिलियन के टैक्सेस आयद किए गए, ताकि इसकी वजह से जो है वो IMF का जो लोन है उसको रिपे किया जा सके। और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है, वो भी 22% तक उसको बढ़ाया गया। ये भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सेंट्रल, किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है,
वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता रहता है। तो देखते हुए कि इन्फ्लेशन को, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है किसी भी मुल्क में, तो उस मुल्क का सेंट्रल बैंक जो होता है वो इसको इंटरेस्ट रेट को भी उसी अकॉर्डिंगली बढ़ा देता है। और जब किसी मुल्क में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं, तो जब महंगाई कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है किसी भी मुल्क में, तो उस मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी जो है वो कम कर देता है। इसकी अगर हम मजीद इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो फिर इंटरेस्ट रेट, जब महंगाई ज्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जाता है तो उसका मतलब है कि फिर डिमांड कम हो जाती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जो है वो बोरोइंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर डिमांड कम हो जाती है। और जब डिमांड चीजों की कम होती है तो फिर जो है वो कीमतें, जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, वो भी फिर नीचे आती हैं, और इस तरह से महंगाई पे काबू पाने में, महंगाई को कम करने में एक तरह से मदद मिलती है। आगे चलते हैं। आईएमएफ ये भी जो थी वो डिमांड्स थी कि पावर स्ट्रक्चर के हवाले से, जो पावर का स्ट्रक्चर, एनर्जी स्ट्रक्चर है, उसको भी रिस्ट्रक्चर किया जाए, और जो टैरिफ्स हैं उनको रिवाइज किया जाए। फॉर एग्जांपल बिजली का जो बिल है उसको, बिजली के जो पर यूनिट जो कॉस्ट है उसको जो है वो रिवाइज किया जाए, ताकि वो एक हकीकत में मबनी वो कॉस्ट हो, और ताकि जितने खर्चे हैं एनर्जी के हवाले से वो पूरे किए जा सके। और जब पर यूनिट कॉस्ट जो है वो उसको रिवाइज किया जाएगा, पर यूनिट बिजली की कॉस्ट को बढ़ाया जाएगा, तो इसी तरह से जो है फिर वो रेवेन्यू इकट्ठा होगा कॉरेस्पॉन्डिंगली, कि आप जो है वो अपने कर्जों को वापस जो है वो रीपे करने में कामयाब होंगे। और जो एनर्जी सेक्टर की कॉस्ट्स हैं उनको कवर करने में तभी कामयाब हो सकते हैं अगर एनर्जी की जो प्राइसेस है उनको बढ़ाया जाए। पावर की प्राइसेस को, बिजली की प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, अगर पर यूनिट प्राइस को बढ़ाया जाएगा, तो तभी जो है वो आईएमएफ ये जो लोन है इसको भी रीपे करने की पोजीशन में होंगे। उसके साथ साथ जो कॉस्ट है, जो एनर्जी की प्रोडक्शन पे, जो पावर की, जो बिजली को प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट आ रही है, उनको तभी पूरा किया जा सकता है कि अगर जो है वो जो कंज्यूमर है, जो सारे वो उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए जो है वो एडिशनल कॉस्ट जो है वो पे कर रहा है। यानी कि जो अगर पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाई गई है बिजली की, तो फिर अगर कंज्यूमर जो है वो रिवाइज कॉस्ट जो है वो दे रहा है, जिस तरह बिजली की कॉस्ट बढ़ाई गई, पावर की कॉस्ट बढ़ाई गई, उसी से जो है वो जो है मदद मिलती है कि आप जो आपके पावर सेक्टर में जो कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर, ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसको तभी मीट किया जा सकता है कि जब उसकी जो प्राइस है, उसकी जो एंड प्राइस है, उसकी जो कीमत है, उसको बढ़ाया जाए। फिर एक और कंडीशन जो थी आईएमएफ की, वो ये थी कि जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोर्ट के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ताकि जो है वो इंपोर्ट, जब आप किसी मुल्क से इंपोर्ट करते हैं तो फिर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट करें तो फिर आपको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। दूसरे मुल्क से कुछ चीज मंगवा रहे हैं तो आप डॉलर्स की सूरत में उनको ज़रा मुबादला जो है वो देना पड़ता है, तभी इंपोर्ट चीज हो सकती है। तो फिर मुल्क में इंश्योर करने के लिए कि फॉरेन रिजर्व जो हैं वो मौजूद रहे सफिशिएंट क्वांटिटी में, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई थी। बट अब इस डील की रोज से जो है कंडीशन एक अटैच थी कि इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो हटाया जाए, ताकि इंपोर्ट आसान की जा सके, ताकि जो भी इंपोर्ट करना चाहता है, जो कुछ बाहर से बरामद करना चाहता है, चाहे वो मशीन भी हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज का की इंपोर्ट हो, उसके हवाले से जो है वो इंपोर्ट कर सके और उसमें कोई किसी किस्म की रुकावटें जो है वो ना आ सके। मकसद इसका आपको समझाया गया है। जो रैशनल था रिस्ट्रिक्शंस का, वो यही था कि मुल्क के अंदर जो है वो डॉलर को ज्यादा से ज्यादा इंश्योर किया जाए कि मुल्क में डॉलर रहे, बिकॉज जब इंपोर्ट होती है तो फिर डॉलर बाहर जाता है, बिकॉज आप बाहर से चीज लेते हैं तो फिर उसकी कीमत जो है वो डॉलरों में अदा करनी पड़ती है, और जब डॉलरों में आप कीमत किसी दूसरे मुल्क को अदा करते हैं तो फिर मुल्क में डॉलर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं मजीद। तो ये जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट के हवाले से, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है। अब इंपोर्ट जो है वो आसान हो सकेगी, कोई भी शख्स अपनी मर्जी की चीजें जो है वो सब्जेक्ट टू पेइंग द रेलेवेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड टैरिफ्स वो जो है वो मंगवा सकेंगे, इंपोर्ट की जा सकेगी आसानी से चीजें। ये जो आईएमएफ से जो फंड मिले हैं, जो आईएमएफ से फंड रिलीज किए गए हैं, इनसे जो है वो रिलीफ डेफिनेटली जो है वो मिलेगा, बिकॉज एक तो दूसरे ममालिक जो है वो लेंडर्स हैं, जिसमें 2 ममालिक शामिल है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया शामिल है, इस तरह के और 2 ममालिक जो है वो शामिल है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दी गई है कि जो है वो आईएमएफ का जो बोर्ड मीटिंग थी जिसमें डिसाइड किया गया था, तो उससे एक दिन पहले सऊदी अरब ने, क्योंकि इशारे मिल रहे थे कि ये डील हो जाएगी, होने लगी है ये डील, तो सऊदी अरब ने भी इसी
डील की जो पोटेंशियल इम्पैक्ट की वजह से उसी के जो है वो तनाजुर के अंदर इसी को देखते हुए जो है वो $2 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस का पाकिस्तान के लिए ऐलान भी कर दिया। तो इसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जब भी आज जैसे पहले बात की गई शुरू में लेक्चर की, IMF के साथ जब भी डील की जाती है तो फिर इट अनलॉक्स क्रेडिट फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। प्राइवेट मार्केट्स के साथ से भी आपको बोरोइंग में आसानी होती है, और दोस्त ममालिक जो आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं वो भी फिर ज्यादा फोर्थकमिंग होते हैं, वो भी आगे बढ़ चढ़ के आपकी मदद के लिए सामने आते हैं। प्राइवेट मार्केट से भी आप बॉन्ड्स फ्लोट करके जो है वो फॉर एग्जांपल इस तरह सकूक बॉन्ड, इस तरह से मजीद बॉन्ड्स फ्लोट करके भी जो है वो लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो फिर वो भी एक तरह से जो है उस सोर्स से भी बोरोइंग की जा सकती है, और लोग जो है वो एक तरह से जो है वो लैंड कर रहे होते हैं इन द शेप ऑफ परचेजिंग दीज बॉन्ड्स। तो एक तो प्राइवेट मार्केट से आसानी होगी, बॉन्ड्स फ्लोट करना आसान होगा फॉर एग्जांपल प्राइवेट मार्केट्स में, वहां से क्रेडिट लिया जा सकेगा। उसके साथ साथ IMF डील की वजह से एक फील गुड फैक्टर आएगा, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर होगा, तो फिर दूसरे ममालिक जो है वो भी आगे बढ़ चढ़ के जो है वो मदद करेंगे और आपके लिए जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी प्रोस्पेक्ट्स जो है वो सामने आएंगे, जब दूसरे ममालिक हैं, दूसरे कंपनीज हैं, वो जो है वो एसेट्स जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई बाहर के ममालिक से जो कोई कंपनी है या कोई कॉर्पोरेशन है वो किसी और मुल्क के अंदर कोई एसेट है उसको परचेज करे, और सिर्फ ना ही उसको परचेज ही ना करे बल्कि उसको चलाए भी, ओवरऑल ऑपरेशनल मेंटेनेंस भी उसकी जो है वो उसकी करे, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई किसी और मुल्क से जो है इन्वेस्टमेंट आती है, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, उससे जो है वो मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, ओवरऑल माशी जो है वो मईशत के ऊपर अच्छे असरात उससे आते हैं। तो ये तमाम ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो इस डील की वजह से जो है वो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट्स आएंगे, दूसरे मुल्क आपकी सपोर्ट करेंगे, प्राइवेट मार्केट से लैंडिंग आसान होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इससे तमाम चीजों से जो है वो मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, और इसके बड़े अच्छे दूररस नताइज जो है वो ओवरऑल मईशत के लिए जो है वो सामने आएंगे। उसके साथ साथ जो है वो और भी कंडीशनैलिटीज ये थी कि कहा गया है IMF की तरफ से कि एक मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट जो है वो अलाउ किया जाए, और उसके साथ साथ कोई कंट्रोल्स और मल्टीपल एक्सचेंज रेट प्रैक्टिसेस डिफरेंट मार्केट्स में एलिमिनेट किया, जिसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक एक्सचेंज रेट रखने के लिए, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, बल्कि जो है वो फ्री फ्लोट रहने दिया जाए। फ्री फ्लोटिंग का मतलब यह है कि मार्केट के जो सप्लाई एंड डिमांड के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो फॉरेन करेंसी को या एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी का जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपए का जो मुकाबले डॉलर के साथ है कि डॉलर और पाकिस्तानी रुपए का जो एक्सचेंज रेट है कि $1 इतने रुपए का होगा, तो उस रेट को जो है वो कंट्रोल ना किया जाए बल्कि उसको मार्केट फैक्टर्स पे छोड़ दिया जाए। और मार्केट फैक्टर्स क्या है, हम तमाम लोग जानते हैं कि वो मार्केट फैक्टर सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स हैं। तो सप्लाई और डिमांड को देखते हुए मार्केट खुद एडजस्ट करती है, तो इस पे मार्केट के एडजस्टमेंट पे छोड़ दिया जाए, खुद से जो है वो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ना करे एक्सचेंज रेट को। फिर एक और डिमांड थी IMF की, वो ये थी कि सेंट्रल बैंक को कहा गया कि वो बड़ा प्रोएक्टिव रहे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसकी बात पहले भी कर ली गई, अब मजीद डिटेल में इसको हम जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। सो मैं जो है वो पॉलिसी रेट जो है वो एक सेंट्रल बैंक का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक तरीकाकार प्रोसेस होता है कि वो बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करता है, तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है उस अकॉर्डिंगली जो है वो ऊपर चला जाता है। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर करने का मकसद ये था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, मुल्क में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इस पे पहले डिस्कशन हम कर चुके हैं कि महंगाई पे जब ज्यादा होती है तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जाते हैं तो फिर क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो फिर बोरिंग जो है वो कम हो जाती है मुल्क में, ओवरऑल बोरो लोग कम करते हैं, बिकॉज बोरोवर करेंगे तो उसी तरह से उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से बोरोइंग कम होती है, तो फिर डिमांड कम होती है चीजों की, और उसके बाद डिमांड जब कम होगी तो फिर प्राइसेस भी जो है वो नीचे आएंगी। डिमांड और सप्लाई के जो है ये प्रिंसिपल्स है। जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम है तो फिर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो है वो कम होती है, और जब जो है वो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर ऑफ कोर्स चीजों की कीमतें जो है वो ऊपर चली जाती है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक जरिया स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो जब भी महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो फिर एक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो फिर बोरोइंग जो है डिस्करेज होती है, लोग बोरोइंग कम करते हैं। तो जब लोग बोरोइंग कम करेंगे तो फिर चीजों की डिमांड जो है वो नीचे आती है, डिमांड जब नीचे आती है तो फिर कीमतें भी नीचे आती हैं। ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है।